जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से किसी समीकरण को हल किया जा सकता है। ये चैप्टर है आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, दो चर का रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि दो चर का रैखिक समीकरण होता क्या है। इसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी चर राशि और अचर राशि किसे कहते हैं। तो देखिए, चर राशि किसे कहते हैं। तो चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपका ए से लेकर के जेड तक की कोई भी संख्या अगर गणितीय रूप में लिखी जाती है तो उसे चर राशि कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, अगर टीचर आपसे कहे कि आप घर से x रुपया लेकर के आइएगा, तो आप क्या समझेंगे। x रुपये का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 रुपये, 25 रुपये, 35, 100, 1 लाख, 10,000, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है चर राशियां कहलाती हैं। तो ए से लेकर के जेड तक जितनी भी संख्याएं गणित में प्रयोग की जाती हैं चर राशियां कहलाती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अचर राशि पर। अचर राशि किसे कहते हैं। तो वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है वे अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे आपका कोई भी संख्या हो गया, चाहे वो परिमेय हुई या फिर अपरिमेय हुई, ये सभी राशियां कैसी हैं, अचर राशियां। जैसे आपसे कह दिया जाए आप घर से 100 रुपया लाइएगा, तो 100 रुपये का मतलब 100 ही हुआ, मतलब कोई संख्या हो सकती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो चर राशि और अचर राशि तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चर राशि मतलब वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है चर राशि कहलाती हैं। जैसे ए से लेकर के जेड तक या क से लेकर के अज्ञान तक, ये सभी राशियां कैसी हैं, ये सभी राशियां कैसी हैं, चर राशियां हैं। अचर राशि जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, अचर राशियां हैं। अब बात करते हैं हम रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, समीकरण के लिए किसी भी सवाल में हम समीकरण उसे ही कहेंगे जिसमें हमारे पास दो पक्ष उपलब्ध हो। मतलब किसी भी सवाल को समीकरण हम तभी कहेंगे जब हमारे पास दो पक्ष रहेंगे, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। तो देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि x, y या कोई अन्य जिनके मान में परिवर्तन हो तथा उनकी घात एक की हो, दो चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे x + y = 7, 3x + 4y = 9। इसका रूप क्या होता है, ax + by + c = 0, जहां पर केवल कोई एक ही जीरो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रैखिक समीकरण में आप a भी जीरो हो जाए और b भी जीरो हो जाए, इन दोनों में से कोई एक ही जीरो रह सकता है, तभी वो समीकरण होगा। चलिए, तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों। जैसे x और y दो चर राशियां हैं और उनकी घात एक की हो, तो इन दोनों की घात कैसी की है, एक की है। अतः इस प्रकार के समीकरण को दो चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। ये तो क्लियर है। चलिए, आपने समझ लिया कि रैखिक समीकरण होता क्या है। अब हम समझेंगे कि दो चर का रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। अब कहोगे सर जी ये युग्म कहाँ से आ गया। तो देखिए, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए उसमें यह देखा जाता है कि उसमें कितनी चर राशियां हैं। यहाँ पर कितनी चर राशियां हैं, जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि ये जो समीकरण है कैसा है, दो चर का। तो किसी भी समीकरण में जितनी चर राशियां होती हैं उस समीकरण को हल करने के लिए उतने ही समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसमें दो चर हैं x और y, अतः
जब तक ये समीकरण हमारा एक जोड़े में नहीं होगा तब तक हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास दो समीकरणों का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए जब भी किसी दो चर के रैखिक समीकरण को हल किया जाता है तो हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए। उनका रूप कैसा होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इस तरह का कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए तो इस तरह के समीकरण को कहते हैं समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो लोगों का एक जोड़ा। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, दो समीकरण होने की वजह से इसे कहा जाता है दो चर का रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर? अब इसके बाद समीकरण को हल करने के लिए मुख्य रूप से तीन विधियां होती हैं। पहली विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वज्रगुणन विधि। किसी भी दो चर का रैखिक समीकरण हल करने के लिए हमको मुख्य रूप से जो विधियां बताई जाती हैं या जिससे x और y के मान ज्ञात किए जाते हैं, तीन विधि होती है। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि। जैसे मान लिया जाए कोई समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 4 और 3x प्लस वाई बराबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर इस समीकरण में हमें x और y का मान ज्ञात करना हो तो हम इसे तीन विधियों द्वारा हल कर सकते हैं। कौन कौन सी? विलोपन विधि पहली, दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि वज्रगुणन विधि। इन्हीं तीन विधियों से इस समीकरण को हल किया जा सकता है, जिसमें हम आज देखेंगे सबसे पहली विधि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस तरह से समीकरण को हल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक समीकरण से चाहे x का या y का मान ज्ञात करके उसे दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। जैसे देखिए, जैसे लिखेंगे हम समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हम किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करेंगे, या तो x का या y का। इसके लिए करना क्या है, हमको x बराबर 4 को हम यहीं रहने देंगे। ये जो y है, y को उठा करके हम बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो इधर था तो प्लस, बराबर के उधर गया तो माइनस, क्योंकि समीकरण में जब संख्याओं का पक्षांतर किया जाता है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। यो इसे हम मान लेंगे, ये हो गया हमारा x का मान y के पदों में, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान, अब जिस समीकरण से हमने ये मान ज्ञात किया है उस समीकरण में हम x को नहीं रखेंगे, उसके अगले समीकरण में हमें मान रखना है। अगर हम इस मान को पहले समीकरण में ही रख दें तो हमारा आंसर नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जिस समीकरण से हमने x का मान ज्ञात किया है, इस मान को फिर हम दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में
समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x प्लस वाई बराबर 2। मान रखेंगे 3, यक्स है, यक्स का मान कितना है हमारा यहाँ पे 4 माइनस वाई, तो 4 माइनस वाई और प्लस वाई बराबर 2। गुणा कराएंगे, 3 चौक 12 माइनस 3y, ये हो गया प्लस वाई बराबर 2। अब इसके बाद यहाँ से ये 3y है माइनस के साथ, ये y है प्लस के साथ, तो 3y में से y घटेगा तो कितना बचेगा। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, माइनस 3y प्लस वाई प्लस 12 बराबर 2। ठीक, 3y में से y घटा तो कितना बचेगा, माइनस 2y। कहोगे सर जी कैसे ये आ गया, तो देखो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो y तो छोटा है और 3y बड़ा है, ये माइनस में है, तो 3y में से एक y घटा दो, कितना बचा 2y। लेकिन बड़ा कौन है 3, और 3 के अगवा लगा का है माइनस, इसलिए जो हमारा 2 आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, और प्लस हो गया ये 12 बराबर 2। अब जब भी किसी चर राशि का मान ज्ञात करना होता है तो चर राशि को एक तरफ रखते हैं और बाकी अचर राशियों को यानी कि संख्याओं को दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। तो माइनस 2y को हम इधर रखेंगे 2, और 12 को उठा करके हम उधर भेज देंगे, तो 12 इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2y बराबर 12 में से, अब देखो 2 में से 12 घटेगा नहीं घटेगा, तो एक काम करते हैं हम 12 में से 2 घटा देते हैं, कितना बचेगा 10। लेकिन बड़ा कौन है 12, तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, बचा कितना 2y बराबर 10, तो y बराबर 10/2। अब कहोगे सर जी 2 कैसे बटे में आ गया यहाँ पे, तो इसके लिए भी जब कोई संख्या समीकरण में गुणे के रूप में रहती है और जब बराबर के दूसरी तरफ भेजी जाती है तो वो किस में बदल जाती है, भाग में। तो 2 यहाँ पे गुणे के रूप में था, बराबर के उधर गया तो किस में बदल गया, भाग में। 2 पचे 10, y बराबर 5, ये हो गया हमारा y का मान। अब x का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, x का मान ज्ञात करने के लिए यहीं पे बगल में हम लिख दे रहे हैं, देखिए इस y का मान हम चाहे जिस समीकरण में रखें, चाहे 1 में 2 में या 3 में, चाहे जिस समीकरण में रखें हमें x का मान मिल जाएगा। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम ऐसे समीकरण को चुनते हैं जहां से हमें आसानी से x का मान मिल जाए। अगर हम पहले में रखेंगे तो फिर हमको पक्षांतर करना पड़ेगा, उसके बाद x का मान मिलेगा। दूसरे में रखेंगे तब भी हमको पक्षांतर करना पड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा, तब हमको x का मान मिलेगा। लेकिन अगर वहीं हम समीकरण 3 में इस मान को रख दें तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे, x बराबर 4 माइनस वाई, x बराबर 4 तो है ये है, y का मान कितना है 5, माइनस लगा है माइनस, इसका मान 5, तो x बराबर कितना हो गया -1, ये हो गया हमारा x का आंसर। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या रहता है कि किसी भी एक समीकरण से चाहे आप x का मान ज्ञात करिए या फिर y का मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात करने के बाद जिस समीकरण से आपने मान ज्ञात किया है इसको उसी समीकरण में ना रख करके उसके दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। जैसे अगर इसमें हमने ये मान किससे ज्ञात किया है, पहले से, तो इस मान को हमने पहले समीकरण में नहीं रखा, किसमें रखा है, समीकरण 2 में। और अगर यही मान हम समीकरण 2 से ज्ञात करते तब कहाँ रखते हम इस मान को, समीकरण 1 में। ठीक है, आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।